Hello friends, this is Yash and I welcome you all to our channel Yash Sir's Charismatic Chemistry। तो जैसे कि सब बच्चों ने पोलिंग पे बताया कि हमें थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करना चाहिए और आप सब जानते हैं हम 2 से 3 चैप्टर साइमल्टेनियसली पढ़ाते रहते हैं ताकि अभी फ्री टाइम है। आप सबको पता है लॉकडाउन चल रहा है, शायद जब फ्यूचर में आप ये वीडियो देख रहे हो तब ये ना हो, बट इसीलिए साइमल्टेनियसली मैं 2-3 चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये चैप्टर है केमिकल थर्मोडायनामिक्स और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पहले ऑलरेडी ऑलरेडी हमने सॉलिड स्टेट ख़त्म कर दिया है, सॉल्यूशन को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, पूरा ख़त्म ही हो गया है ऑलमोस्ट क्या। और उसको आप जाके पढ़ सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में, ठीक है। और फिर मैं आपको और बताना चाहूँगा ग्रुप 16 17 एंड एलिमेंट भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है एंड वी आर रनिंग 2 मोर चैप्टर, एक हेलोजन डेरिवेटिव और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो हेलोजन डेरिवेटिव के भी 5 से 6 पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्टरी वीडियो आ गया है और हम डिस्कस करने वाले हैं आज इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ केमिकल थर्मोडायनामिक्स। तो देखिए क्या है केमिकल शब्द और इससे हमें क्या पता चलता है। तो जानते हैं हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं और जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उसमें बहुत सारे रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं और बेसिकली रिएक्शन में भी एनर्जी का पार्ट होता है या फिर एनर्जी रिएक्शन में भी पार्ट लेती है। कैसे, ये देखिए। केमिकल तो आप सब जानते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। थर्मोडायनामिक्स, थर्मो मतलब हीट और डायनामिक्स मतलब चेंजेस। कैसे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। सर अब थर्मोडायनामिक्स हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? तो प्यारे बच्चों, आपने अपने लोअर सेक्शन में भी सुना होगा, मतलब लोअर स्टैंडर्ड्स में भी सुना होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सो मतलब जाने दो, एंडो मतलब आने दो, ऐसा। एक्सोथर्मिक मतलब हीट एनर्जी बाहर जाएगी, एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी अंदर आएगी, ठीक है। और रिएक्शन के लिए, रिएक्शन को करवाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब यहाँ पे कैसे थर्मोडायनामिक्स केमिकल रिएक्शन में रोल प्ले करता है ये हम पढ़ेंगे अपने 10+2 के सिलेबस में। चलिए शुरू करते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ डू यू डिफाइन एनर्जी? एनर्जी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल है और आपने लोअर सेक्शन में पढ़ा होगा। तो आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स कि क्या होती है एनर्जी, कैसे आप डिफाइन करेंगे और कौन सी अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी भी एक एनर्जी होता है। वैसे आपको जो एनर्जी लगती है वो आप नीचे मेंशन करेंगे। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस एनर्जी में इंटरेस्टेड हो। चलिए इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं। यू नो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वेपर मतलब पानी का भाप में कन्वर्ट होना, ठीक है। पानी का किस में? वेपर में कन्वर्ट होना। अब सिंपल सी बात है, पानी में जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी नज़दीक नज़दीक होते हैं और उन्हें हमें क्या करना है? दूर लेके आना है। तो जब दूर लेके आना है तो सिंपल सी बात है, इन लिक्विड पार्टिकल को दूर करना होगा और लिक्विड पार्टिकल को दूर करना मतलब क्या? उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स दूर करना है हमें। और अट्रैक्टिव फोर्स को दूर करने के लिए क्या लगेगा? जी हाँ, एनर्जी। तो ये भी एक एनर्जी वाला ही प्रोसेस है। आप अपने घरों में कंटेनर में देखा होगा आपने, पानी छोड़ देते हो बट थोड़ी देर के बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे भी एनर्जी लगती है। वो उसमें भी थर्मोडायनामिक्स इन्वॉल्व हो रहा है। और एनर्जी कहाँ से आती है? जी हाँ, एनर्जी आती है सराउंडिंग से, सराउंडिंग। ओके, आगे देखिए। सॉलिड आइस इनटू लिक्विड वाटर और बर्निंग ऑफ कार्बन forming carbon dioxide are accompanied by change or एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। तो मैं आपको बता रहा था कि लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए और एनर्जी कहाँ पे अवेलेबल है? जी हाँ, हमारे सराउंडिंग में। टेम्परेचर है ना, ओके। टेम्परेचर से ही हमें एनर्जी मिल जाती है। कैसे? देखिए, जब दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस हो, ये बॉडी ए टेम्परेचर पे और ये बॉडी बी टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे होता है फ्लो ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज हीट। तो हीट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत से लोगों को डाउट होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट? तो ये आप मुझे बताएंगे कि टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस है। सर आप क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? क्वेश्चन से पता चलता है कि आप कितने इंटरेस्टेड हो और आपका नॉलेज कैसा है, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बता दूंगा आपको, बट फिर भी आप ट्राई कीजिए क्योंकि उसमें का एक पार्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि हीट
जो होती है वो एनर्जी होती है। तो क्या टेम्परेचर भी एनर्जी है? अगर नहीं है तो फिर वो क्या है? ये देखिए सारे प्रोसेस, जैसे आपने कार्बन को जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो कार्बन कैसे ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ? कार्बन कैसे ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ? क्या अपने आप कंबाइन हो गया? जी नहीं, उसे भी स्टार्टिंग में कुछ एनर्जी लगी, और जैसे ही फिर बॉन्ड बनने लगा तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। ड्राई सेल, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ा है ड्राई सेल। ड्राई सेल आप यूज़ भी करते हो, हमारे जो घरों में घड़ी होती है या फिर हम जो हैंड वॉच पहनते हैं उसके अंदर जो सेल होते हैं उसे ड्राई सेल कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल होते हैं वो मोस्टली मोस्टली ड्राई केस में होते हैं, वेरी लिटिल मॉइस्ट, और मॉइस्ट उतने ही होते हैं कि उसमें आयन का फ्लो हो सके। द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये तो हम जानते हैं कि उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो इसेंशियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऑन अदर हैंड, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। जी हाँ, जब ये एक मेटल की सरफेस है और इसके ऊपर आप दूसरे मेटल को कोट करा देते हो, तो ये कराने के लिए भी आपको क्या लगती है? जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी लगती है। इसका एक एग्जाम्पल भी है गैल्वेनाइजेशन, जिसमें आयरन के ऊपर हम जिंक की कोटिंग कराते हैं। Thus, it may be realized that energy can be transformed from one form to another. तो एनर्जी को एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल तो आप अपने घरों में ही देखते हो, फैन का चलना, जिसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो चैप्टर है हमारा थर्मोडायनामिक्स, इसमें हम देखेंगे कैसे वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है और वो कैसे इंटर कन्वर्ट होती है। ये चैप्टर में हम ये भी देखेंगे थ्रू आउट। ठीक है, आगे देखिए। क्या आप जानते हैं एट द टॉप ऑफ डैम, टॉप ऑफ डैम, डैम मतलब बांध, जी हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात कर रहे हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे एक हाइट पे ढेर सारा पानी होता है, एक हाइट पे ढेर सारा पानी होता है। वाटर इज स्टोर्ड इन अ रिजर्वर, इट हैज़ certain potential energy due to its height from the ground level and its kinetic energy is negligible as it is not in motion। जी हाँ, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्या है, वो जो पानी है, जो पानी है वो ऑलमोस्ट रुका हुआ है। हाँ, हम मैक्रो लेवल पे ये बात कर रहे हैं, माइक्रो लेवल पे तो आप देखोगे कि अंदर वाटर मॉलिक्यूल बहुत स्लोली स्लोली मूव कर रहे हो, बट मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे अगर मैं बोलूँ तो पानी ऑलमोस्ट रुका हुआ है, शांत पानी दिख रहा है, तो उसके अंदर क्या है? काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, सिर्फ क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। As the water starts fall down through an outlet, its potential energy decreases and kinetic energy increases, क्योंकि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है। याद रखिए, ना एनर्जी का लॉस होता है ना एनर्जी का गेन होता है। एनर्जी कन्वर्ट होती है वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो जब वो पहले फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो पहले फॉर्म की एनर्जी कम हो जाती है और दूसरे फॉर्म में एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखना। एनर्जी को ना तो बनाया जाता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ड्यू टू द डाउनवर्ड वेलोसिटी, और जैसे ही पानी नीचे आता है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, पोटेंशियल कम हो जाती है। इट मीन्स दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। चलिए मैं इससे आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का फंक्शन भी बता देता हूँ। मान लीजिए ये एक रिजर्वायर है और यहाँ पे पानी ऐसे, बहुत सारा पानी ऐसे स्टोर किया हुआ है। मान लीजिए ऐसे यहाँ पे ढेर सारा पानी ऐसे स्टोर है, ऐसे रोका गया है यहाँ पे, ये रिजर्वायर है। ओके, ऐसे, और यहाँ पे आपने पानी को रोक के रखा है। मान लीजिए एक वॉल ही बना देते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, और इसके अंदर ढेर सारा पानी आपने स्टोर किया है। ये यहाँ पे भी ले लेते हैं, ऐसे पानी है। ओके, ये डैम में ऐसे ही होता है, तो ये क्या हो गया? जी हाँ, वाटर। और मान लीजिए ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड से इतनी हाइट पे है, ये ले लीजिए ग्राउंड है, और हम जानते हैं जितना हाइट होगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे हमें पता है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एच डी जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एच रो जी, और एच यहाँ पे क्या है? जी हाँ, एच यहाँ पे है हाइट। तो वाटर का हाइट अर्थ सरफेस से कितना है? हम अज्यूम कर लेते हैं कि अर्थ सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो है। याद रखिए, हम पोटेंशियल एनर्जी अज्यूम करते हैं कि वो ज़ीरो होती है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इट इज़ ऑलवेज कंपेयर्ड।
ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हम मान लेते हैं किसी भी सब्सटेंस की अर्थ सरफेस पे जीरो है, बट जैसे जैसे वो जाएगी ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। और ये मैं कौन सी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ? जी हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो ग्रेविटी की वजह से है। आगे चल के आप चार्ज की भी एनर्जी पढ़ोगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, इस रिजर्वायर को ओपन कर दिया। अब ये रिजर्वायर जो था, इसका सपोज एक डोर था, आउटलेट था। अब इसमें जो पानी जो रुका हुआ था उसके अंदर ढेर सारा पोटेंशियल एनर्जी था। इसके अंदर बहुत ही पोटेंशियल एनर्जी थी, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इसने था कि पानी रुका हुआ था। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ये डैम को खोल दिया, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैं ओपनिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे इसे मैंने यहाँ ऐसे खोल दिया और यहाँ पे भी ऐसे खोल दिया, दो जगह। अब इसमें से पानी बाहर आना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही पानी बाहर आना स्टार्ट करेगा वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ नीचे की तरफ आएगा। आई होप आप सबको पता होगा पानी नीचे की तरफ क्यों आएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे ढेर सारा पानी ऐसे नीचे आएगा। ओके, अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी, अब यहाँ पे जो ये पोटेंशियल एनर्जी थी, अब ये कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो गई? जी हाँ, काइनेटिक एनर्जी में। द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। और मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, यहीं पे बीच में वो टरबाइन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? टरबाइन। मान लीजिए ऐसे एक डिवाइस उन्होंने लगा दी, ऐसे। हालांकि मैं आपको बस समझाने के लिए ऐसे दिख रहा हूँ, आप ऐसे बिल्कुल मत सोचना कि ज़मीन के अंदर लगा है। तो ये ऐसे टरबाइन, और जैसे ही वाटर इस पे से फ्लो होगा, ये टरबाइन ऐसे मूव करने लगेगी, ऐसे। जी हाँ, इस डायरेक्शन में, क्योंकि वाटर का फ्लो कुछ ऐसा है, ऐसे फ्लो होगा। और ये टरबाइन किससे कनेक्ट होता है? जी हाँ, जनरेटर, या फिर आप कह सकते हैं एक ऐसी डिवाइस जिससे जिससे जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। जी हाँ, काइनेटिक एनर्जी मतलब जो पानी का मोशन है, इसने इसने टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाया, इस डायरेक्शन में घुमाया, और फिर ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट हो गई? जी हाँ, ये कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ये एक कन्वर्जन का फॉर्म था, इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहता था। तो ये हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट में। Thermodynamic is concerned with the energy changes in physical and chemical transformation। मतलब जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो कैसे वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वेपर को अगर लिक्विड स्टेट में लाना है तो उसकी हीट को निकालना होगा। तो इसमें जो भी एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं उससे थर्मोडायनामिक डील करता है। थर्मोडायनामिक हाउएवर gives no information about the rate of physical or chemical processes or underlying mechanism इन्वॉल्व इन दिस। मतलब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है, अगर आप ध्यान दें तो बोला गया है कि थर्मोडायनामिक्स कोई भी रिएक्शन की स्पीड के बारे में नहीं बताता। इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीड ऑफ रिएक्शन। आगे चल के आप एक चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें जिसमें हम रिएक्शन की स्पीड के बारे में बात करेंगे। तो याद रखिएगा, थर्मोडायनामिक्स कभी नहीं बताता कि रिएक्शन फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है। ओके, फास्ट हो रहा है या स्लो, ये थर्मोडायनामिक्स कभी नहीं बताता। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरी चीज़, ये सिर्फ और सिर्फ डील करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, इनिशियल और फाइनल स्टेट मतलब जैसे ये कंटेनर है तो, और इसमें आपने ले लिया पानी, और फिर उसी कंटेनर में आपने देखा कि ये जो पानी है ये कन्वर्ट हो गया आइस के फॉर्म में, इसके फॉर्म में, आइस के फॉर्म में। तो दिस वाज वाटर, कौन सी स्टेट में? लिक्विड। और ये क्या है? वाटर, बट अब कौन सी स्टेट में? सॉलिड। तो वो सिर्फ ये बताता है कि ये वाटर पहले लिक्विड स्टेट में था
और फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, वो इसके बारे में कुछ नहीं बताता। मेरे कहने का मतलब है प्रोसेस या फिर पाथ। ओके, प्रोसेस या फिर पाथ मतलब कैसे चेंज हुआ, वो उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो एक तो पहले आपने देखा कि थर्मोडायनामिक्स रिएक्शन की स्पीड के बारे में नहीं बताता कि वो जल्दी होगा या स्लो होगा। दूसरा, इनिशियल और फाइनल के बारे में ही डील करता है, ये पाथ के बारे में कुछ बताता नहीं है। ठीक है, और एक दूसरी आप कह सकते हो एक तरह से ये थर्मोडायनामिक्स की लिमिटेशन ही है। और लगे हाथ में आपको तीसरी भी बता देता हूँ। तीसरी ये है कि इट डील्स विथ ओनली मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। इट डील्स ऑलवेज इन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, या फिर आप कह सकते हो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज। मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी जैसे जैसे पूरा H2O आइस से H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो एक मोल पूरा आइस एक मोल लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो एक मोल हम सब जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे इतने के बारे में डील करेगा, और एक मॉलिक्यूल के बारे में डील नहीं करता। मतलब एक H2 ऐसे ऐसे ले लेते हैं 100 H2O मॉलिक्यूल पहले कैसे थे और फिर कैसे हो गए, उससे इसको कुछ लेना देना नहीं है। तो आपने यहाँ पे तीन चीज़ें सीखी। पहला क्या, थर्मोडायनामिक्स रिएक्शन की स्पीड के बारे में कुछ नहीं बताता। दूसरा, ये सिर्फ किसके बारे में बताता है, इनिशियल और फाइनल। ये सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताता है, जी हाँ, इनिशियल और फाइनल। तो ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के बारे में बताता है। यहाँ पे आप मार्किंग पे मत जाइएगा, ये जनरली मैंने इसके लिए किया है यहाँ पे कि थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं बताता, ये इंफॉर्मेशन देता है इनिशियल और फाइनल स्टेट के बारे में। सर, किसके इनिशियल और फाइनल स्टेट, जिसकी आप पढ़ाई कर रहे हो। तो यहीं पे मैं एक शब्द बता देता हूँ आपको, सिस्टम। मान लीजिए यहाँ पे हमने पानी की पढ़ाई की थी, तो वो हमारा क्या हो गया, सिस्टम। ठीक है, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता, पाथ के बारे में नहीं बताता, और दूसरा ये सिर्फ और सिर्फ किससे डील करता है, मैक्रोस्कोपिक से। और किससे डील नहीं करता, जी हाँ, ये माइक्रोस्कोपिक सिस्टम से या क्वांटिटीज से डील नहीं करता। ये इसका लिमिटेशन है। तो एक माइक्रोस्कोपिक हो गया, दूसरा पाथ हो गया, और ये तीसरा आप स्पीड ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। तो ये थर्मोडायनामिक्स की कुछ लिमिटेशंस थी। चलिए आगे भी देख लेते हैं। अब कुछ टर्म्स इन्वॉल्व इन थर्मोडायनामिक्स, जैसे जैसे अब हमें कुछ अगर थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ना है तो उसमें कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जिनकी मीनिंग हमें पता होनी चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ हम पढ़ेंगे तो हमें उसका कुछ बेसिक्स आइडिया होना चाहिए। जैसे आप मैथ्स करते हैं तो मैथ्स में कुछ बेसिक्स फार्मूले आपको पता होने चाहिए, जैसे a - b² a² - b² क्या होता है। ठीक है, a - b² इज a² - 2ab + b², फिर a² - b² इज a - b × a + b। ये सारी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक उसी तरह जब हम थर्मोडायनामिक्स में डील करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है, ऐसा कोई भी पार्ट, ऐसा कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं सिस्टम। ऐसी कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसे क्या कहेंगे, सिस्टम। जैसे जैसे फिलहाल आप 12th स्टैंडर्ड की बुक पढ़ रहे हो तो वो आपके लिए सिस्टम हो गया। अब उसके अलावा जो कुछ भी होगा उसे हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग। जैसे उसके अलावा कोई दूसरी भी टेक्स्ट बुक होगी तो उसे आप क्या कहोगे, सराउंडिंग। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सिस्टम को कैसे डिफाइन करोगे, पूरे ब्रह्मांड में आप जिसकी पढ़ाई कर रहे हो। क्या ज़रूरी है कि आप वो टेक्स्ट बुक पढ़ाई कर रहे हो तो सब लोग वही पढ़ाई कर रहे हैं, जी नहीं। कोई ऐसा भी हो सकता है कोई मशीन की पढ़ाई कर रहा है। तो ये पूरा जो यूनिवर्स है ये बहुत बड़ा है, सब लोग अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो भी जो भी पढ़ने वाला जिस चीज़ के बारे में पढ़ता है उसे हम कहते हैं सिस्टम। मतलब किसके बारे में आप पढ़ाई कर रहे हो, तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में आपने जिस भी पार्ट को चुन लिया है, किस चीज़ के लिए, थर्मोडायनामिक्स की पढ़ाई, उसमें थर्मोडायनामिक्स कैसे इन्वॉल्व हो रहा है उसे कहेंगे हम सिस्टम। तो कैसे डिफाइन करेंगे, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स चूजन टू स्टडी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सिस्टम। और जनरली ये चैप्टर में हम ऐसे सिस्टम की बात करेंगे जिसमें गैसेस का इन्वॉल्व होता है। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है,
ये एक सिलेंडर मान लीजिए ऐसे, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है और इसमें आपने एक पिस्टन फिट कर दिया। ओके, ये पिस्टन हो गया। अब ये जो है पिस्टन, इसके अंदर जो है अब वो गैस पार्टिकल है। ये देखिए, ये गैस पार्टिकल है, ठीक है। तो सिलेंडर है और वो सिलेंडर के अंदर गैस पार्टिकल आ गए हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इस गैस के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं पूरे पिस्टन जिसमें गैस है, तो इसे हम कहेंगे सिस्टम। इसे ही कहते हैं हम सिस्टम। अब और यहाँ पे जिसको पिस्टन के बारे में नहीं आइडिया आ रहा होगा, तो आपने होली खेला होगा, पिचकारी पता होगी आपको। तो उसमें आप एक होल्डर होता है जिसे प्रेस करते हो तो पानी अंदर से पानी के ऊपर जो फोर्स लगता है, और फ्रंट में जो ट्यूब होती है, फ्रंट में जो उसका माउथ होता है उससे बाहर आता है। तो ये जो होल्डर है उसी को आप पिस्टन की तरह मान सकते हो। बाकी तो ये वाला जो पार्ट है ये सिलेंडर है, याद रखिएगा, ये तो सिलेंडर है। ओके, ये सिलेंडर है, ठीक है। और जो इसमें आपको पिस्टन जो है बेसिकली वो तो ये वाला पार्ट है, ये जो है ये पिस्टन, ठीक है। तो इसकी हम लोग पढ़ाई करेंगे, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टम। अब इसके अलावा बगल में, अगल बगल में जो कुछ भी होगा, अगल बगल में जो कुछ भी होगा इसके अलावा, ये सब कुछ, ये सब जो कुछ भी है, यहाँ पे भी आप कुछ ले सकते हो, सबको क्या बोलेंगे, जी हाँ, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग को कैसे डिफाइन करोगे, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग, ठीक है। ऐसे चलिए हम देख लेते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में अपने। कंसिडर अ ग्लास enclosed in a cylinder equipped with a movable piston as shown in figure 4.1, जो मैंने फिगर आपको दिखाया था। Suppose we undertake study of change in volume of gas and the amount of energy released or gained by the gas when pressure is varied। मतलब जब पिस्टन नीचे आ रहा है तो गैस के वॉल्यूम में कमी होगी। जी हाँ, सिंपल सी बात है, ये जो आपने देखा डायग्राम अभी, यही पिस्टन अगर नीचे आ जाए तो गैस पहले जितना जगह ऑक्यूपाई कर रही थी क्या उतना करेगी, नहीं, उससे कम करेगी। और दूसरी चीज़, अगर ये पिस्टन ऊपर चले जाए तो गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, जी हाँ, गैस वॉल्यूम विल इंक्रीज। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं कि जब पिस्टन नीचे आता है तो क्या वॉल्यूम में चेंज होगा, अगर पिस्टन ऊपर जाता है तो क्या गैस के वॉल्यूम में चेंज होगा। आगे चल के हम ये भी पढ़ सकते हैं कि गैस की एनर्जी पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है। ये सारी भी चीज़ें, तो जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं उसे सिस्टम कहेंगे, ठीक है। यही इस पार्ट का कहना है। आगे देखिए, पुटिंग सर्टेन मास ऑन पिस्टन। ओके, इफ़ यू हैव प्लेस सर्टेन मास, अगर आपने कुछ मास रख दिया किसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर, इन दिस केस द गैस अंडर स्टडी इज कॉल्ड एज सिस्टम। ओके, ये जो गैस है इसी को, ये पूरा पिस्टन ही हो गया एक तरह से हमारा, क्या हो गया, ये सिस्टम, ठीक है। वेट रख दिया आपने, एक्चुअल में पिस्टन का भी कुछ ना कुछ तो वेट ही होता है, बट जस्ट आपको समझाने के लिए हमने उसके ऊपर एक वेट रख दिया। अब आगे देखिए, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडाइनमिक इन्वेस्टिगेशन, मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या, स्टडी, इज कॉल्ड एज सिस्टम। तो ये आपको डेफिनेशन एग्जाम में लिखना है। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडाइनमिक इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड एज system. The part of all other part of universe outside the system such as cylinder, room and others are surrounding। मतलब इस पार्ट को छोड़ के, इस पार्ट को छोड़ के जो कुछ भी है सब कुछ क्या होगा, सराउंडिंग। जैसे मैंने टेक्स्ट बुक का आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। द यूनिवर्स इज मेड ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो सिंपल आपने एक चीज़ क्या सीखी, यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस surrounding, system plus surrounding। Observe figure 4.2 and discuss with reference to transaction of energy and matter। तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं चाय रखी हुई है, गर्म चाय है क्योंकि उसमें से वेपर भी निकल रही है, तो चाय थोड़ी देर के बाद ठंडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ठंडी। क्यों, उसमें से एनर्जी निकलेगी जो कि हीट एनर्जी है, और दूसरा मैटर कौन से फॉर्म में निकल रहा है, वेपर के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे मैटर भी निकल रहा है और दूसरा एनर्जी भी निकल रही है, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें जिसमें सिस्टम सराउंडिंग के साथ, ये दोनों बाहर जा रहे हैं, बाहर क्या है,
सराउंडिंग है, तो ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ मैटर को भी एक्सचेंज करता है, विच एक्सचेंजेस मैटर एज वेल एज एनर्जी, इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। और जो सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सचेंज करता है, एनर्जी, उसे क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम। जैसे आपने देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पार्ट था जहाँ से वेपर निकल रहा था, उसके ऊपर यहाँ पे सॉसर को रख दिया गया। सॉसर आपको पता ही होगा, तो उसकी वजह से क्या हो गया, अब उसकी वजह से उसमें से मैटर नहीं निकल पा रहा है, और मैटर नहीं निकल पा रहा है इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हीट निकल जाती है अगर बाउंड्री जो है वो हीट इंसुलेटिंग नहीं है। तो हम जानते हैं जो कप होते हैं जिसमें हम चाय पीते हैं, वो जनरली डायथर्मिक नेचर की होती है। डायथर्मिक नेचर मतलब जो हीट इंसुलेटर नहीं होती, हीट को पास होने देती है। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जो सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सचेंज करे, एनर्जी, किसके साथ, उसकी सराउंडिंग के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम। और आ जाइए अब एक आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड में आप देख रहे हैं, पहले तो ये जो सॉसर से कवर कर लिया था, अब उसे इंसुलेट कर दिया, मतलब एक ऐसी बाउंड्री में रख दिया जहाँ से हीट ना बाहर जा पाए ना अंदर आ पाए। तो क्या आप कह सकते हैं, द सिस्टम विच नीदर एक्सचेंजेस एनर्जी, जो कि ना तो एनर्जी का एक्सचेंज कर पाता है और ना तो मैटर का, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो तीन सिस्टम हो गए। पहला सिस्टम जो एक्सचेंज करता है मैटर एज वेल एज एनर्जी, दूसरा सिस्टम जो एक्सचेंज करता है सिर्फ एनर्जी, और तीसरा सिस्टम जो दोनों में से कुछ भी एक्सचेंज नहीं करता, और किसके साथ, अपनी सराउंडिंग के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, जी हाँ, उसे हम कहते हैं सिस्टम्स। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए, ये सिस्टम में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो कुछ भी बाहर निकल रहा था ये स्टॉप क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमने प्लेस कर दिया। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक मीडियम के थ्रू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज बाउंड्री, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बाउंड्री। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो वॉल देखेंगे, ये इसके अंदर गर्म चाय रखी हुई थी, जी हाँ, चाय यहाँ पे रखी हुई थी, तो ये क्या थी, बाउंड्री। और इसके बाहर क्या है, सराउंडिंग, और इसके अंदर क्या है, सिस्टम। तो सिस्टम और सराउंडिंग जो होता है वो बाउंड्री से सेपरेटेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तीन सिस्टम के बारे में बताया गया है। सबसे पहले ओपन सिस्टम, आपको पता ही है, जो एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज करता है। शोन एन ओपन कप containing hot coffee placed in a room. You can observe coffee cools down, releasing heat to the surrounding. The water vapor from coffee simultaneously passes into surrounding. Such a system, जैसे coffee, which exchanges both energy and matter with its surrounding is called as open system. एक ऐसा सिस्टम जो एनर्जी और मैटर दोनों को सराउंड कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम। अब दूसरा क्या आता है, क्लोज सिस्टम। फिगर 4.2 बी, ऊपर ही देखा था आपने, हमने जो कॉफ़ी थी कप में, उसके ऊपर सॉसर रख दिया था। हॉट कॉफ़ी इज कवर्ड विथ अ सॉसर। ठीक है, कॉफ़ी cools down, giving away heat to the surrounding. The water vapor from coffee now does not pass into the surrounding. Such a system that exchanges energy and not the matter with its surrounding is called as a closed system. ठीक है, तो जो सिर्फ क्या एक्सचेंज करता है, एनर्जी, मैटर तो वो एक्सचेंज करता ही नहीं है। और तीसरा जो आता है वो है आइसोलेटेड सिस्टम, जो ना तो मैटर एक्सचेंज करता है और ना ही energy, is called as isolated system. As you see in figure 4.2, the cup containing hot coffee covered with a saucer is insulated from the surrounding. Coffee does not cools down. Moreover, there is no escape of water vapor into the surrounding. Such a system that does not allow exchange of either energy or matter to the surrounding or with the surrounding is an isolated system. मतलब जो ना तो एनर्जी को एक्सचेंज करे और ना ही मैटर को, ओके, जाने ना दे या फिर आने भी ना दे। ओके, इसमें तो सब जाने देने वाला ही एग्जाम्पल दिया गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम में लिखा है कि कॉफ़ी ठंडी नहीं होगी। देखिए, कोई भी सिस्टम परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होता। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। नन ऑफ द सिस्टम इज़ परफेक्टली आइसोलेटेड। अगर आप इस यूनिवर्स में जाएंगे कहीं पे भी, यूनिवर्स तो बहुत बड़ी बात हो गई, जैसे कि आप कोई भी सिस्टम देखेंगे तो वो परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होता, क्योंकि हम सब जानते हैं थर्मस में कॉफ़ी रखने के बाद भी, थर्मस में हॉट मिल्क या फिर हॉट कॉफ़ी आप कुछ भी रखें, थोड़े देर के बाद तो वो ठंडा हो ही जाना है, ठंडा हो ही जाना है। तो फिर देर इज़ नो परफेक्ट
आइसोलेटेड सिस्टम। तो फिर सर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? जी हाँ, जितने टाइम के लिए हमें पढ़ाई करना है उतने टाइम के लिए वो आइसोलेटेड रह सकता है। मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि आप जो अपनी पढ़ाई है वो 20 मिनट्स में ख़त्म करने वाले हो। किसके बारे में? हॉट कॉफ़ी में। तो जब तक आप इसे थर्मस में रखते हो कम से कम 20 मिनट तक तो ये गर्म ही रहेगी। मतलब इसमें से हीट का एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी सिस्टम परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होता। अगर मान लीजिए किसी ने पूछ ही लिया कि नहीं बताइए 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 हमें परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम को जानना है, तो याद रखिए उसका एग्जाम्पल है यूनिवर्स। उसका एग्जाम्पल क्या है? यूनिवर्स। क्यों ऐसा? क्योंकि यूनिवर्स के बाहर तो कुछ है ही नहीं, जो है सब कुछ यूनिवर्स ही है, तो एक्सचेंज वाली बात आती ही नहीं। जो कुछ भी है सब यूनिवर्स के अंदर ही है, उसके बाहर कुछ जाना ही नहीं है। तो यूनिवर्स इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो, चैप्टर कॉल्ड एज थर्मोडाइनमिक्स। तो आज हमारी इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये इंट्रोडक्टरी पार्ट बहुत पसंद आया होगा, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस पार्ट को पढ़ सकें। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।